बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और क्विकली देखते हैं कि आज हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए जी। तो आज हमारे पास प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए देखेंगे। और हमें एक जो दूसरा आर्टिकल आज देखना होगा वो ये है कि टाइप कन्वर्जन कैसे होती है C++ में। एक इम्प्लिसिट होती है और एक एक्सप्लिसिट होती है। तो एक दो चीजें इंट्रोडक्शन के लिहाज से भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इनफैक्ट हमें ये कैसे करनी पड़ती हैं। तो चलिए फिर क्विकली आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास के जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यानी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट हम पढ़ते आ रहे हैं, ये यूज करते आ रहे हैं थोड़े एक अरसे से, यानी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 के जमाने से। तो हमें पता है जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो असल में क्या करता है कि आपको वो पहले एक वैल्यू रिटर्न कर देता है और उसके बाद फिर वैल्यू को क्या करता है, उसमें एक इंक्रीमेंट करता है। हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, ये बिल्कुल वही पुरानी एग्जांपल्स हैं, फिर एक दफा इस कॉन्सेप्ट को हम रिफ्रेश कर रहे हैं। एक मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया x और एक मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया y, और यहाँ मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 1 और y की वैल्यू ले रहा हूँ 2। तो अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ y, और y के बाद मैंने यहाँ पे ये देखें प्लस प्लस यूज किया हुआ है जो कि हमारा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो पहले y की वैल्यू रिटर्न होगी, यहाँ पे ये देखिए मैंने लिखा हुआ कमेंट्स के अंदर भी कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी 2। और जब y की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा, y इंक्रीमेंट होगा, और इसी स्टेटमेंट में 2 प्रिंट होने के बाद यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 3। नीचे दोबारा लिख रहा हूँ सी आउट y, तो y की वैल्यू चूंकि 3 हो चुकी थी तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 3। तो ये हमारा एक पोस्ट इंक्रीमेंट का जनरल बिहेवियर है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हम 2 दफा इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी ये तो एक दफा हमने कर लिया यूज, अब अगर मैं इसको दोबारा यूज करना चाहूंगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट का बिहेवियर है और लैंग्वेज का सिंटैक्स भी है। दूसरी जो इसमें चीज आपको देखनी पड़ेगी वो ये कि पोस्ट इंक्रीमेंट को आप एल वैल्यू यूज नहीं कर सकते। आपको अच्छी तरह पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड पे चीज आती है वो हमारी एल वैल्यू होती है और राइट साइड पे जो चीज होती है वो हमारी आर वैल्यू होती है। तो ये देखिए y प्लस प्लस इज इक्वल टू समथिंग, इसका मतलब कि पोस्ट इंक्रीमेंट को मैंने एल वैल्यू लिया हुआ है जो कि अलाउड नहीं है। तो ये दो चीजें अपनी याद रखनी है यहाँ से। क्विकली आप देखते हैं कि जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा हमारा, उसका बिहेवियर क्या होता है बिल्ट इन डेटा टाइप्स के लिए। तो उसमें ये डेफिनेशन में या उसकी जो बेसिक चीजें हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि ये पहले इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को बाय 1, और दूसरा फिर क्या करता है, ये उस ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल का रेफरेंस रिटर्न करता है। इस रेफरेंस को आपने याद रखना है। तो अगले आर्टिकल में जब हम इसको देखेंगे कि हमारी कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए इसको कैसे यूज करना है, तो वहां ये रेफरेंस जो है वो आपको दोबारा फिर आपके ज़हन में आएगा कि वाकई ये किस तरह से काम करता है, लेकिन इसको आपने अभी ज़हन में रखना है। तो मतलब प्री जो है वो पहले 1 ऐड करता है, बिल्ट इन के अंदर हम बात करें किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद फिर उस वेरिएबल का या उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करता है। एग्जांपल हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए फिर हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये दो वेरिएबल लिए मैंने। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्लस प्लस वाई, यानी इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये पहले y 3 से क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हो गया 4 हुआ, उसके बाद प्रिंट होगा। तो ये देखिए आउटपुट हमने लिखा हुआ है कि 4 प्रिंट होगा। बात समझ आ रही है? और यहाँ तक आते, इस स्टेटमेंट तक यहाँ आते हुए y क्या हो चुका था ऑलरेडी 4, तो दोबारा y को प्रिंट किया गया तो y की वैल्यू 4 ही प्रिंट हुई। अच्छा, नीचे वाली स्टेटमेंट में देखिएगा हमने कहा कि पोस्ट को हम यूज नहीं कर सकते एज एल वैल्यू, लेकिन याद रखिएगा प्री को हम कर सकते हैं। तो प्लस प्लस वाई को मैंने जब एल वैल्यू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे यूज किया हुआ है तो ऐसा मैं कर सकता हूं, ऐसा अलाउड है। और इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने ऊपर क्या ली हुई है 2। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ से 2 यहाँ पे एल वैल्यू में चला गया, इनफैक्ट जो कि वाई में चला गया, और वाई में अगर दोबारा प्रिंट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 2। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ मेंशन किया हुआ कमेंट्स में भी कि इट अलाउज दी एल वैल्यू, यानी प्री इंक्रीमेंट में एल वैल्यू अलाउड है, पोस्ट में नहीं है। ये अपने डिफरेंस ज़हन में रखना है। तो ये थोड़ा सा बिहेवियर था बिल्ट इन डेटा टाइप्स के लिए। अभी हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमें ये अपनी कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए इनको यूज करना पड़ता है या ओवरलोड करना पड़ता है तो वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्री इंक्रीमेंट में हमने अभी एक चीज कही थी कि क्या करेंगे, हम पहले वैल्यू ऐड करेंगे और बाद में रेफरेंस रिटर्न करेंगे। मैंने आपको कहा था कि वो याद रखनी है अपनी स्टेटमेंट। तो ये देखिएगा हम क्या रिटर्न कर रहे हैं भला, कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट और उसका रेफरेंस।
यही हम कह रहे हैं बाय डेफिनेशन। तो यहाँ से थोड़ा सा रीइंफोर्स हो गया कॉन्सेप्ट। ऑपरेटर का हमने कीवर्ड लिखा है और ये प्री हो या पोस्ट हो, आपको ये प्लस प्लस साइन डालनी पड़ती है। और उसके बाद क्या होता है आपके पास पैरेंथेसिस। अच्छा, दूसरी बात, पैरेंथेसिस के अंदर कोई पैरामीटर यहाँ पे नहीं आया हुआ। सोचने की बात है, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि देखिए, यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि एक ऑपरेटर पे इस्तेमाल होता है या काम करता है एक ऑपरेंड के साथ। तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स क्लास का इस यूनिटरी ऑपरेटर को यानी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कॉल कर रहा होगा, असल में वही एज ए ऑपरेंड होगा। एक ही ऑपरेंड चाहिए, तो जो कॉल कर रहा है वही ऑपरेंड है, इसीलिए हम इसको कोई पैरामीटर पास नहीं करते। और दूसरा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये मेंबर फंक्शन है कि नॉन मेंबर फंक्शन है, तो मेरा ख्याल है कि पहले ही लम्हे आपको सोचना चाहिए और आपके ज़हन में आना चाहिए कि लेफ्ट साइड पे फ्रेंड वगैरह की कोई चीज नहीं लिखी हुई। इसका मतलब क्या होगा, ये मेंबर फंक्शन होगा। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो खुद आप भी रिलेट करने की कोशिश किया करें, क्लू लेके या फिर सिंटैक्स या सिग्नेचर वगैरह से। चले फंक्शन के अंदर हम आए और हम कह रहे हैं कि जो ऑपरेंड या जो कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट इसको कॉल करे, उसके रियल पार्ट में क्या कर दिया जाए, प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब होगा कि रियल पार्ट प्लस 1 यानी कंपाउंड स्टेटमेंट हम इसको कहते हैं, वो लिखी हुई है। तो इसका मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है इस प्री इंक्रीमेंट के ऑपरेटर को, उसके अपने ही रियल में एक इंक्रीमेंट हुआ। प्री इंक्रीमेंट यही करता है और हमने सिर्फ रियल में ही ऐड करना है, इमेजिनरी में हम नहीं करते क्योंकि वो आयटा का पोर्शन होता है, राइट। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी ऑपरेंड है या जो भी कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका क्या कर दिया जाए, रेफरेंस रिटर्न कर दिया जाए। देखिए स्टैटिक लिखा हुआ है ना दिस, और दिस पॉइंटर का मतलब आपको अच्छी तरह पता है, जो करंट ऑब्जेक्ट होता है जिसने ये वाला फंक्शन या मेथड कॉल किया होता है, तो उसका क्या रिटर्न हो जाए, रेफरेंस। और यही हम कह रहे हैं कि हम कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही रिटर्न करते हैं। तो सिर्फ हमने एक काम किया है, रियल पार्ट में एक इंक्रीमेंट किया है और उसी कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न कर दिया है। तो ये हमने प्री इंक्रीमेंट अपनी कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए ओवरलोड कर लिया। ओके जी, आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अपनी इसी कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए अगर ओवरलोड हमें करना हो तो हमें क्या तब्दीली करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट में हमने कहा था वैल्यू रिटर्न करते हैं, हम रेफरेंस रिटर्न नहीं करते। एक चीज यहाँ से ये डिफरेंस पता चल गया आपको, ऑपरेटर का कीवर्ड वैसे ही आना है और पोस्ट के केस में भी क्या आएगा, प्लस प्लस। यहाँ जो दूसरा डिफरेंस है आपने याद रखना है वो ये है कि यहाँ एक पैरामीटर आया और इसको हम आमतौर पे कहते हैं कि ये एक डमी इंटीजर होता है। ये इसलिए होता है कंपाइलर को पता चल जाए कि ये वाला डमी है और जिस ऑपरेंड ने ये फंक्शन कॉल किया हुआ वो कोई और है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है इसके लिए आमतौर पे कहा जाता है कि एक डमी इंटीजर हम इसको पास करते हैं। अदरवाइज आप पूरे फंक्शन में देखें तो हम इस डमी इंटीजर के साथ कोई काम नहीं कर रहे, इसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे, राइट। फंक्शन के अंदर हम आए और हमने क्या किया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्लास का एक और टेम्परेरी हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया यानी कॉम्प्लेक्स टेम्प। और इसमें हमने क्या किया, इज इक्वल टू दिस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट इस पोस्ट इंक्रीमेंट के फंक्शन को कॉल कर रहा है वो एज पैरामीटर हम पास कर रहे हैं किसको भला, जब हम ये टेम्प क्रिएट कर रहे हैं। तो आसान लफ्जों में मैं अगर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे टेम्प जो है वो असल में कॉपी बन रही है उस ऑपरेंड की या उस कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट की जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। दूसरे लफ्जों में ये भी आप कह सकते हैं कि टेम्प बिल्कुल हूबहू कॉपी बन गई है उस ऑब्जेक्ट की जिसने ये फंक्शन कॉल किया हुआ है, या इस स्टेटमेंट ने कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर दिया है। तो जो ऑपरेंड यहां से पास हुआ है जो कि दिस के पॉइंटर से, वही हूबहू उसकी स्टेट और उसकी वैल्यूज वो कॉपी हो गई हैं टेम्प में। तो कॉम्प्लेक्स क्लास के जिस ऑब्जेक्ट ने ये फंक्शन कॉल किया हुआ है उसकी वैल्यू और टेम्प की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी होगी। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी अब जिस ऑब्जेक्ट ने ये फंक्शन कॉल किया था उसके रियल में एक ऐड कर दीजिए। ये तो हमने प्री में भी किया, पोस्ट में भी कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम क्या रिटर्न कर रहे हैं भला, टेम्प। और एक्चुअल ऑब्जेक्ट को हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया लेकिन हम रिटर्न क्या कर रहे हैं भला, टेम्प। यानी वो ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनल पहले था इंक्रीमेंट होने से पहले, अगर यहाँ पे समझ लीजिए एक्स आया तो एक्स हमने टेम्प में डाल दिया, एक्स को हमने 1 प्लस कर दिया, लेकिन हम टेम्प यानी एक्स एडिशन से जो पहले था ना वही स्टेट हम रिटर्न कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे मैं कमेंट्स ऐड कर दूं, आप इनको जरा देखेंगे तो थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा फर्क हो गया प्री में और पोस्ट में।
आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा था कि जी कन्वर्जन कैसे होती है। तो देखिए, आपने CS201 में भी पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जहां पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो सकती है तो वहां पे हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं और अगर किसी इंटीजर को असाइन करने की कोशिश करते हैं, यानी आप लिखते हैं INT x इज इक्वल टू 3.14, तो एटलीस्ट 3 वाली जो वैल्यू है, यानी 3 जो पार्ट है उसका होल नंबर, वो चला जाता है x के अंदर। 0.14 और 159 जो आगे वाली वैल्यू है वो तो ज़ाहिर बात है जा नहीं सकती। तो इसलिए ये क्या हुई है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हुई है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुई है। इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जाहिर बात है आपका जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो कैलकुलेशन है, आपकी जो वैल्यू है वो पूरी नहीं जाती या सही नहीं जाती। तो ये आप कह सकते हैं कि अनइंटेंडेड कन्वर्जन है, इनकरेक्ट रिजल्ट्स हैं, इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस हैं, इस तरह की चीजें हैं, ये हो सकती हैं और नजर भी आ रहा है। दूसरी ये होती है कि आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं, यानी आप खुद बताते हैं और इसी को हम कहते हैं ये हमारी क्या कास्टिंग होती है। और जब आप खुद से कास्टिंग करते हैं, खुद से कन्वर्जन करते हैं एक्सप्लिसिटली, तो आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कंपाइलर को कि वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन ना करे। ठीक है, असल में जब आप एक्सप्लिसिट करते हैं तो आप बता रहे होते हैं कंपाइलर को कि प्लीज डू नॉट डू दैट, लेट मी हैंडल द कन्वर्जन द वे आई वांट, जैसे मुझे चाहिए मैं उस तरह से कर लूंगा, राइट। और ये एक्सप्लिसिट का कीवर्ड हम यूज करते हैं। हम अपने जो ऑपरेटर है या ऑपरेटर फंक्शन है हमारा, उससे पहले भी एक्सप्लिसिट लिख सकते हैं। हम चाहें तो अपने कंस्ट्रक्टर के साथ भी ये लिख सकते हैं। और ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन होता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि कंस्ट्रक्टर के साथ कौन सा कीवर्ड यूज किया जा सकता है, स्टैटिक है, वर्चुअल है, वगैरह वगैरह, लेकिन सिर्फ क्या यूज हो सकता है, एक्सप्लिसिट। ठीक हो गया, तो चले देखते हैं क्विकली। यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, अगर आप ध्यान से देखें, वही लिखा हुआ है स्ट्रिंग, और उसके बाद एक पैरामीटर हमने दिया हुआ है इंटीजर टाइप का। इसका मतलब ये है कि हम कौन सी कन्वर्जन कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट। हम बता रहे हैं कि ये वाला जो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, असल में आप उसको हम एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास करेंगे। ये हमने कंस्ट्रक्टर लिख दिया। अब कंपाइलर को पता चल गया कि आपने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर दी है। अब आपने नीचे आके मेन में कहा कि स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, और कोट्स में लिखा आपने a। हालांकि स्ट्रिंग क्लास में हमने बफर ptr यूज किया है जो करेक्टर पॉइंटर है। तो जब यहाँ पे करेक्टर पास हो रहा है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इनफैक्ट एरर आ रहा है, क्योंकि कंपाइलर कह रहा है आपने तो एक्सप्लिसिट ऊपर क्या किया हुआ है, यहाँ पे कन्वर्जन की हुई है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एन इंटीजर वैल्यू, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। अच्छा, एक और काम करते हैं, इसी एस ऑब्जेक्ट में अब दोबारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 1 पास करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिएगा कुछ वैलिड नजर आ रही है बात, तो इसलिए यहाँ ये कंपाइलर इसको अलाउ करेगा। जबकि ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, जिसमें कमेंट्स में एरर लिखा हुआ है, जो कि हम कोट्स में ए या कैपिटल ए पास कर रहे हैं, वहां पे अब ये काम नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरी कास्टिंग है हमारे पास, वो हम कहते हैं जी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए हम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बताते हैं जी कि हमारी टाइप 1 क्या है, और उसके बाद फिर हम, चूंकि ये देखें ना इसका मतलब क्या, स्कोप रेजोल्यूशन है, तो हम ये मेंबर फंक्शन के तौर पर लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी रिलेट करते जाया करें साहब। ओके, उसके बाद ऑपरेटर हम कीवर्ड ऐसे ही लिखेंगे, और उसके बाद टाइप 2 हम बताएंगे कि जी किस में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये जनरल सिंटैक्स है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको थोड़ा और बात समझ आ जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। ये देखिएगा, इसमें हमने कहा कि ऑपरेटर INT, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सिग्नेचर लिखते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं लिखूं ऑपरेटर कैरेक्टर पॉइंटर, तो इसका मतलब कि बिल्कुल उसी तरह मैं किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को या किसी और बिल्ट इन को मैं कैरेक्टर पॉइंटर के तौर पर कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो ये अलाउ करता है कि आप बिल्ट इन के लिए कन्वर्जन कर सकते हैं, और आप अपने क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी किसी बिल्ट इन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नीचे देखिए एग्जांपल लिखी हुई है, INT और उसके बाद ये s लिखा हुआ है। तो इस s से मुराद क्या है कि स्ट्रिंग क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमने क्या किया, अब इंटीजर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और इसी तरह इस s को हम क्या करना चाह रहे हैं, कैरेक्टर पॉइंटर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इम्प्लिसिट जो कन्वर्जन होती है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी कोई वैल्यू जो है वो जंक, गार्बेज इस तरह की आ सकती है, और इसके लिए सोल्यूशन जो दिया जाता है या प्रपोज किया जाता है वो ये कहा जाता है कि आप कोशिश करें कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन ना करें, आप अपनी क्लास का मेंबर फंक्शन लिखें, और मेंबर फंक्शन जो कन्वर्ट करेगा या कन्वर्जन करेगा वो ज्यादा सेफ है। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो ये ड्रॉबैक हुआ किसका, इम्प्लिसिट कन्वर्जन का, ये अब आपने खुद देख लेनी है। यानी हत्तुल विसा कोशिश करें कि आप इसको यूज ना करें या कम से कम करें, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि जी ये हमें एज ए मेंबर फंक्शन कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम कैसे करते हैं ये देखिएगा। हमने कहा कि जी हम रिटर्न क्या करेंगे, जी एक इंटीजर रिटर्न करेंगे। क्लास हमारी है स्ट्रिंग की, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यूज किया, और इस फंक्शन का हमने नाम रखा एज INT।
एज इंटीजर। आप कुछ भी और लिख सकते हैं और कोई पैरामीटर हम इसको पास नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने कमेंट्स लिख दी है, ये स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है। वैसे मैं ना भी लिखूं, आप माशाल्लाह इतने शार्प हो गए हैं कि आपको पता चलना चाहिए स्कोप रेजोल्यूशन से पहले क्लास लिखी जाती है, तो ये स्ट्रिंग क्लास है और उसके बाद फिर ये उसका मेंबर फंक्शन है, और लिखा क्लास से बाहर हुआ ये इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। हम कह रहे हैं जी हम एक इंटीजर रिटर्न करेंगे, लेकिन हमारे पास स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या हम यूज कर रहे हैं, बफर पीटीआर, और ये क्या कैरेक्टर पॉइंटर है। तो इसका मतलब है इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, ASCII टू इंटीजर, ATOI का फंक्शन। इसका मतलब कि ATOI को फंक्शन को इसको हम पास कर रहे हैं अपना कैरेक्टर पॉइंटर, और अब यहां से जो इंटीजर वैल्यू बनेगी वो रिटर्न होगी, और यही हम फंक्शन को भी कह रहे हैं कि उसकी रिटर्न टाइप भी हमने क्या ले लिया है, इंटीजर। सो दिस इज अ मोर सेफ फंक्शन, राइट। और ये हम कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन से अवॉइड कर रहे हैं, या उनके जो इश्यूज हैं उनकी जो फ्लिप साइड है उससे हम अवॉइड कर रहे हैं, और नीचे कहीं मेन में जाके हम प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। एज हमारा जो है वो क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और एस डॉट करके हमने एज इंट का फंक्शन जो है वो कॉल किया हुआ है, तो यूं हम ये सी आउट जो है वो उसे स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं अपनी। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आज के इस आर्टिकल से रिलेटेड या हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो, या ओवरऑल वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक शेयर करना चाहें, कोई कमेंट या ओपिनियन सजेशन, अपनी राय का इजहार करना चाहें, प्लीज इसकी राय ना करें, कोशिश किया करें, हमें भी हेल्प किया करें कि हम अपने इस कंटेंट को और ज्यादा बेहतर, अच्छा, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। चले कंटेंट रिव्यू कीजिएगा। मीनवाइल इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट कंटेंट में आपसे बात होती है इसी सीरीज में। तब तक के लिए इजाजत, फी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।